गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसे हो आप लोग? करें स्टार्ट। और आज की हमारी पहली क्लास होगी स्टैट्स की। यस और नो? बिल्कुल। तो शुरू करते हैं बच्चों, और शुरू करेंगे हम इस चैप्टर के दूसरे पड़ाव से। नमन भैया, क्या मतलब? आप अगर देख पा रहे हो स्क्रीन के सामने, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 से। तो फिर क्या 1 to 7 नहीं कराओगे क्या? अरे बच्चों, कहने से पहले एक बार, ठीक है ना, सोचा तो होता। क्या नहीं कराएंगे? कराएंगे, लेकिन जो पहला पार्ट है इसका, वो सेकंड फेज में कराएंगे, ठीक है ना। ऐसा क्यों भैया? बिकॉज जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में प्योर क्या है? थियरी है। क्या है? लेकिन अगर हम सबसे पहले थियोरी पढ़ेंगे तो इससे वर्स्ट सब्जेक्ट आपके लिए, मतलब ऐसा कभी होगा नहीं कि कोई इससे वर्स्ट सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा। नमन भैया, क्या मतलब? माइक्रो में भी तो हम पूरा थियोरी पढ़ के आए हैं, थोड़ा अच्छे से बताओ ना बेटा। क्योंकि यहाँ की थियोरी और माइक्रो की थियोरी क्या होती है? अलग होती है, ठीक है ना। अच्छा, जो स्टैट्स की थियोरी है, वो आपको काफी हद तक, जब मैं आपको न्यूमेरिकल सोल्व कराऊंगा तो काफी हद तक वो क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। और जब वो सारे न्यूमेरिकल्स करने के बाद जब हम उस थ्योरी पे आएंगे तो तुम्हें वो कुछ भी नहीं लगेगी, बोले हाँ ये तो हम पढ़ के आए ऑलरेडी। यस और नो? लेकिन अगर मैंने पहले ही उसे चालू किया तो मेरे को समझाने में भी एफर्ट ज्यादा डालने पड़ेंगे, आपको समझने में भी बहुत ज्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे, और चीजें वापस से क्या होएगी? रिपीट होएगी, ठीक है ना। शुरू में समझ में नहीं आएगी, बाद में तुम्हें लगेगा अरे हाँ ये तो पढ़ा था, मतलब सब मैशअप सा बन जाएगा, ठीक है ना। तो दैट्स वाई इस वाले पार्ट को क्या नमन भैया इसी बार ऐसा कराते बेटा? हर बार ऐसा कराता हूँ, ठीक है ना। पहले चालू करते हैं कहाँ से? चैप्टर नंबर 8 से, और उसके बाद वो जो शुरू के चैप्टर्स है वो बाद में करते हैं अपन लोग, ठीक है। आपके माइंड में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि ये जो सब्जेक्ट है स्टैट्स, ये क्या है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? इसके फीचर्स क्या है? इसे हमें क्यों पढ़ना है? यस और नो? ठीक है ना। आपने कहीं पे तो पढ़ा होगा कि स्टैट्स को सिंगुलर सेंस में पढ़ते हैं, प्लूरल सेंस में पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब रॉबिन्स ने ये बोला, उसने ये बोला, इसकी स्टैट्स की जो डेफिनेशन होती है अलग अलग, या इकोनॉमिक्स बेसिक अगर आपने देखा हो तो इकोनॉमिक्स की भी अलग अलग, जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने क्या दी? डेफिनेशन दी, ठीक है ना। सैमुअलसन की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, है ना। वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन पढ़ी होगी, ग्रोथ रिलेटेड डेफिनेशन पढ़ी होगी। ये सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। नमन भाई, इकोनॉमिक्स तो हमें आता है, इकोनॉमिक्स तो पता है हमें कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, बच्चों वो बहुत जनरल सेंस में पढ़ा था हमने कि इकोनॉमिक्स इज द मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड विद लिमिटेड फंड्स। याद है आपको वो दिन जब आप इतने इतने नन्हे मुन्ने बच्चे थे और हम आपको क्या पढ़ाते थे? हाँ जी, क्या पढ़ाते थे? हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स जब हमने शुरू की थी तो सबसे पहले हमने शुरुआत किससे की थी? इकोनॉमिक्स से, कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो क्या इकोनॉमिक्स की दोबारा पढ़ाओगे आप डेफिनेशन? हाँ, अलग अलग इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने इकोनॉमिक्स की अलग अलग डेफिनेशन दी है, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। और रोज में एडजस्ट करना, उन्हें कॉलम में एडजस्ट करना, और समराइज कैसे करते हैं डेटा को, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है, बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर। आज आपके मन में भले ही कितने भी सवाल आ रहे होंगे, तो उन सवालों को थोड़ा क्या करके रखना, दाब के रखना। बिकॉज आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं इस चैप्टर का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो स्टार्ट करने जा रहा है, ताकि आपका इस सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट भी क्या हो? डेवलप हो। अल्टीमेटली क्या डेवलप होना चाहिए? इंटरेस्ट। बिकॉज हमने ऐसा पोर्शन उठा लिया है जिससे आप पहले ही हुआ करने लगोगे, है ना। वैसे भी मेरे को भी आज थकान हो रही है बहुत ज्यादा, मैं भी कहीं से आया ही था तो मैं भी एकदम से बस सीधा यहाँ पे आया हूँ, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल से चालू करेंगे तो आप भी खुश हो जाओगे, और मेरी भी थोड़ी बहुत थकान क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। से यस और नो? अगर सारे बच्चे एक बार इजाजत दे कि हाँ नमन भैया ये शुरू कीजिए, तो हम फिर ये शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और वैसे तो यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, मीन, मीडियन, मोड। लेकिन हमारे सिलेबस में जैसे है, पहले अर्थमेटिक मीन, बोले तो सिंपली जिसको मीन भी बोलते हैं, वो पूरा है 8 चैप्टर में। और 9 चैप्टर में क्या है? मीडियन है और मोड है। हाँ जी, मैं आपकी इजाजत की बात कर रहा था, तो एक बार आप सारे बच्चे अगर एक सुर में एक ताल से अगर बोले कि हाँ जी शुरू कीजिए, तो हम फिर इस चैप्टर को आगे शुरू करते हैं। आवाज नहीं आई? हाँ जी, आपका पार्टिसिपेशन चाहेंगे हम। आवाज नहीं आई?
और आज खासकर मैं चाहता था कि हमारी पूरी स्ट्रेंथ हो, बिकॉज बहुत दिन से मैं ये दिन का वेट कर रहा था। ठीक है ना, चाहते तो आज की छुट्टी भी हो सकती थी, लेकिन नहीं, आज हमें ये था कि आज हमारी पूरी स्ट्रेंथ आएगी, तभी हमने सुचित भाई साहब को भी कॉल करके बुलाया है कि एटलीस्ट, है ना, हमारी ऑडियंस पूरी हो जाए आज, क्योंकि दीदी भी बड़े दिनों में आई है। कभी ऐसा हो रहा था कि कभी हमारा मौका नहीं लग रहा था, तो कभी दीदी का मौका नहीं लग रहा था, तो आज बड़े दिन में आई है, तो दैट्स व्हाई। हाँ जी, सारे बच्चे जल्दी क्या बोल रहे हैं? क्या आवाज तो आई नहीं मेरे को बिल्कुल भी अभी। बोलो, शुरू कर दिया जाए? नहीं नहीं, आवाज नहीं आई अभी, बोलो शुरू कर दिया जाए। हाँ जी, करिए भैया शुरू। चलो बात करते बच्चों किससे? मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से। किससे बात करते हैं? मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नमन भैया, ये चैप्टर है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और डैश लगा के लिखा है अर्थमेटिक मीन। हल्का हल्का सा समझो पहले, ठीक है ना बच्चों। ये चैप्टर को आप 3 पार्ट में समझो। एक तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, फिर आप इसको कलेक्टिवली समझेंगे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, और देन मैं आपको बताऊंगा अर्थमेटिक मीन। सबसे पहले सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी, और हेडिंग भी वही डली है, सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग। समझ में आ रही है बच्चों आपको बात? हाँ जी, सेंट्रल टेंडेंसी एक ऐसी वैल्यू होती है। अरे भैया, अभी तो थोड़ी देर पहले तो बोल रहे थे हम थियरी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल करेंगे। बेटा करेंगे ना न्यूमेरिकल, लेकिन न्यूमेरिकल को करने के लिए स्पेसिफिकली जो थियरी अपने को पढ़नी पड़ेगी वो तो अभी पढ़ के चलेंगे। ऐसा नहीं कि सबकी हवा बना देंगे कि वो पहले तो डिस्काउंट अभी करवा दिए फर्स्ट फेज में, क्या सारों को डिस्काउंट नहीं करने का है अपने को, ठीक है ना। जो थियरी हमें जरूरत है या जरूरत पड़ेगी जिसकी हमें अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, वो तो सब हम यहीं पे पढ़ के चलेंगे। मतलब चैप्टर नंबर 8, 9, 10 उसके आगे की जितने भी है, इनकी थियरी जितनी भी है उनके साथ के साथ यहीं पे पढ़ के चलेंगे। तो फिर वो शुरुआत में वो कौन सी थियरी? वो बिल्कुल बेसिक थियरी है, बेसिक थियरी स्टैट्स की। इवन आज मैं आपको ये भी नहीं बता रहा हूँ कि स्टैट्स का मीनिंग क्या होता है ना। अपने दिल को थाम के बैठिए, क्योंकि मैं जो सब्जेक्ट चालू करने जा रहा हूँ मैं इसका मीनिंग भी नहीं बता रहा हूँ कि स्टैट्स क्या होती है, बिकॉज अगर मैं वो भी बताने बैठ गया ना तुम्हें कुछ समझेगा नहीं, मुझे लगेगा मैं बहुत भारी पढ़ा के आया हूँ, तुम बोलेगा कितना वाहियात पढ़ाया है, ठीक है ना। एक बार इंटरेस्ट डेवलप हो जाए तो जैसे ही मुझे लगेगा कि इंटरेस्ट डेवलप हो गया, मैं बीच में लगा दूंगा, ठीक है ना, इंजेक्शन। हाँ जी, यस और नो? मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है बेटा? सेंट्रल टेंडेंसी एक सिंगल वैल्यू होती है। क्या होती है? सिंगल वैल्यू होती है, जो पूरे के पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है, जो पूरे के पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है। आज हमारी क्लास में फुल ऑडियंस है। आप कोई भी आप एक कैरेक्टरिस्टिक ले लो आपका। लेट्स सपोज हम आपका कैरेक्टरिस्टिक ले ले कि आपके आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के टेस्ट में कितने कितने मार्क्स आते थे, है ना। सारे बच्चे के हम वो मार्क्स क्या कर ले कंसीडर कर ले, किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर के। लेट सपोज हमने ले लिए एक, लेट सपोज हमने 30 मार्क्स का टेस्ट लिया, किसी बच्चे के 30 आउट ऑफ 30 है, किसी की 25 है, किसी के 15 to 20 की रेंज में है, किसी के बिलो 10 भी रहेंगे, ठीक है ना। ऐसे हमने क्या ले लिए मार्क्स, सबके कंसीडर कर लिए, ठीक है ना। और आपके जो टोटल मार्क्स आए, सारे बच्चों के जो टोटल मार्क्स आए, मतलब इंडिविजुअल बच्चे के मार्क्स को क्या कर लिया हमने? सम कर लिया। क्या कर लिया? सम कर लिया, और उसे डिवाइड कर दिया किससे? जितने आपके जो आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो उससे हमने क्या कर दिया? उसे डिवाइड कर दिया। हाँ बोलो, ये क्या निकला बच्चों? एवरेज निकला। क्या निकला? लेट सपोज सुचित भाई, लेट सपोज ये एवरेज 22 निकल के आया। कितना निकल के आया? 22 निकल के आया। 22, मैं अभी उस पे मत जाना कि नमन भैया आपने क्या बताया कि सम करके डिवाइड करके, है ना। ये जस्ट मैं एवरेज निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं? एवरेज निकाल रहा हूं। और मैं ये बोल रहा हूं ऑन एन एवरेज हमारी क्लास के जो बच्चे हैं वो आउट ऑफ 30 22 मार्क्स क्या करते हैं? सिक्योर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, मैंने ये बोला कि हर एक बच्चे के 22 मार्क्स है, मैंने क्या बोला? ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज, ठीक है ना। ऐसे में हो क्या सकता है? कोई खुश भी हो सकता है, अरे वाह मेरे तो 18 थे, लेकिन जो क्लास की परफॉर्मेंस आई है एवरेज बेसिस पे वो तो 22 आई है। लेकिन किसी को दुख भी हो सकता है, नमन भैया ये तो अच्छा नहीं हुआ है, हमारे तो 29 थे, हमारे तो 30 थे, लेकिन क्लास का एवरेज तो कितना आया है? 22 आया है। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? बिकॉज कुछ उसमें से 10 से 15 वाले रेंज के बच्चे भी थे, बिलो 10 वाले भी थे, ठीक है ना।
तो वो सारा जो एवरेज होके आया है एक सिंगल नंबर, उसने उसके अंदर उसने सब चीज को क्या कर लिया, सारे मार्क्स को, सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया और एक सिंगल नंबर निकाल के दिया। ये सिंगल नंबर पूरे डेटा को, पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, नाम से डिफाइंड है सेंट्रल टेंडेंसी। और बच्चों ये जो मैंने बताया आपको, मेरे जो एग्जांपल अभी चल रहा है, मैंने अरिथमेटिक मीन का एग्जांपल बताया। किससे बताया? ऐसी सेंट्रल टेंडेंसी अपन लोग किससे भी निकाल सकते हैं, मीडियन से भी निकाल सकते हैं और मोड से भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है क्या आपको? हाँ जी, जैसे मैं मार्क्स के लिए ले रहा हूं, ऐसे आप वेट भी कंसीडर कर सकते हो। हाँ बोलो ना, जैसे शिवांशी भी हमारे यहाँ पे हमारी क्लास में, लाला जी भी हमारी क्लास में, ठीक है ना, मसूद भाई भी है, आसिफ है, सब लोग हैं, जैन साहब है इधर, यस और नो, ठीक है ना। तो सारे बच्चों के वेट को कंसीडर करके उनका सम टोटल करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट कर दिया तो एक वेट आएगा। हाँ जी, एक वेट आएगा, यस और नो। और हम क्या कह रहे हैं, ये वेट लेट सपोज ये कितना आएगा, अराउंड 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 कितना आना चाहिए, ये आएगा समथिंग अराउंड 47 और 48 के आसपास। कितना आएगा? 48 के आसपास आएगा। अरे बेटा तुम ये ऐसे कर रहे हो, नहीं बेटा, अग्रिम पंक्ति में कन्याएं बैठी है, इनको भी तो कंसीडर करो, ठीक है ना। एक नंबर आएगा कितना, 48 के आसपास, ठीक है ना। तो ये 48 क्या है, ये 48 पूरी क्लास के वेट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। हालांकि अगर कृष्णा भाई से पूछोगे आप, तो कृष्णा भाई बोलेगा कि नमन भैया ये जो 48 का जो नंबर आया है, सिंगल नंबर आया है, ये बेकार है, घटिया नंबर है, इससे क्लास रिप्रेजेंट नहीं हो रही, क्लास में हमें तो काउंट किया ही नहीं आपने। अरे भैया हमें पता है आप बाहुबली हो, ठीक है ना, आपको हमने काउंट किया है, लेकिन हम फिर कहेंगे कि अग्रिम पंक्ति में बैठी हुई कन्याओं को मत आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। कन्याएं बोलेगा अरे कहाँ भैया 48 तो ये एब्सर्ड रिजल्ट दे रहा है। क्या दे रहा है? एब्सर्ड रिजल्ट, मतलब गलत रिजल्ट दे रहा है। कहाँ 48 भैया, मुश्किल से लगा के 40 क्रॉस कर जाए तो गनीमत है। हाँ जी बेटा, हम पूरी क्लास का एवरेज ले रहे, क्या ले रहे हैं? क्लास का एवरेज। भैया आपने तो अभी चैप्टर चालू भी नहीं कराया, आपने तो इनकी कमी बताना चालू कर दी। हाँ बेटा ये कमी तो है, ये लिमिटेशन है। क्या है? लिमिटेशन। धीरे धीरे करके आगे पढ़ेंगे कि अरिथमेटिक मीन की लिमिटेशन क्या होती है। आपको समझ में आ रहा होगा? आपको समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है क्या समझ में? हाँ जी, एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर एक बच्चा अपने से रिलेट करना चाहेगा, वो एग्जैक्ट नहीं पता पड़ेगी, लेकिन एक ऑन एन एवरेज एक नंबर पता चल जाएगा जो पूरे किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सेम एज आप किसको भी ले सकते हो, हाइट को भी ले सकते हो, और डिफरेंट डिफरेंट क्या हो सकते हैं, एस्पेक्ट हो सकते हैं, जिनको आप एक सेंट्रल टेंडेंसी के थ्रू क्या करना चाहोगे, उसे शो करना चाहोगे, है ना। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? हाँ जी वापस से बोलो, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? सेंट्रल टेंडेंसी एक सिंगल वैल्यू होती है जो पूरे डेटा को डिपिक्ट कर रही होती है, शो कर रही होती है, रिप्रेजेंट कर रही होती है। समझा क्या आपको? हाँ बोलो। तो फिर नमन भैया ये क्या होता है, जो आपने सेकंड जो आपने राउंड किया है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वो सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, उसको कैलकुलेट किन किन तरीके से करेंगे? तो बच्चों तीन तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? तीन तरीके होते हैं, मीन, मीडियन, मोड। मीन को अरिथमेटिक मीन बोलते हैं, सिंपली मीन बोलते हैं। हाँ बोलो। तो वो सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करने के तरीके को क्या बोलते हैं? बोलो, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और तुम देखो अभी ध्यान से समझो, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के सामने डैश लगा के लिखा है अरिथमेटिक मीन। इसका मतलब क्या है? इस चैप्टर के अंदर हम क्या ही करने वाले, जस्ट बोलो, अरिथमेटिक मीन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो फिर भैया मीडियन और मोड की चर्चा कहाँ पे करेंगे? नेक्स्ट वाले में करेंगे। कहाँ पे करेंगे नमन भैया? हमारे सिलेबस में तो यार आप ना थोड़ा पीछे चल रहे हो, हमारे सिलेबस में तो कोरिलेशन आएगा। क्या आएगा? कोरिलेशन आएगा। आप प्लीज कोरिलेशन कराइए। क्या कराइए? कोरिलेशन। बेटा कोई बात नहीं, मैं करा दूंगा कोरिलेशन, है ना, लेकिन एक पैसे का भी आपको समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं नहीं लूंगा, बिकॉज उसके अंदर मैं जो कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, मैं अपने लेवल से बोल रहा हूँ, है ना, सिग्मा डीएक्स डीवाई, डीएक्स डैश डीवाई डैश, ठीक है ना, और तुम्हारे सर के ऊपर से जा रहे होंगे, तुम्हें समझेगा ही नहीं है क्या। मैं तुम्हें चलो रटवा भी दी मैंने स्टेप, लेकिन फायदा क्या होगा? बेसिक तो बेटा यहीं से है, नींव तो यहीं से भरी जाएगी, ठीक है ना। और जितनी भी क्लासेस हमारी स्टैट्स की होगी, थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, जितनी भी हमारी स्टैट्स की क्लास होगी, कोशिश करना
कि छुट्टी ना लगे, खासकर कल की क्लास की, तो है ना, कल संडे सोच करके आप ये सोचने लगे कि छुट्टी रख लेंगे, कोई बात नहीं है, 2-2.5 घंटे की क्लास होगी, मीन के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और कभी परसों आकर के ऐसे मेरे पास देखो औले जैसा कि ये चल क्या रहा है, तो फिर ऐसा मत करना, ठीक है ना। तो दैट्स वाई कल की, इसलिए ताकि इसके फंडामेंटल्स भी बिल्ड हो जाए, तो काफी हद तक एक हम इसको समझ भी लेंगे, ठीक है। और अब तो जितनी ज्यादा से ज्यादा क्लासेस बच्चों हमारी हो जाए संडे की, तो वो कोशिश करेंगे हम, बिकॉज थोड़ा नवंबर और दिसंबर वाला जो मंथ है ना वो भारी पड़ता है, ठीक है ना, मतलब ऐसा किसी और को पड़ता होगा 9वां महीना भारी, लेकिन अपने को थोड़ा 11वां और 12वां महीना भारी पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि ये नवंबर दिसंबर में एक तो क्या है ना कि फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत हो जाती है, क्यों वैष्णवी, है ना। हाँ भैया, ये फैमिली वालों की तरफ से बहुत इधर जाने का उधर जाने का, रिश्तेदारी में जाने का, नहीं जाओ तो किसी के नहीं जाएगा तो तुम्हारे भी कोई नहीं आएगा ऐसा कुछ, ठीक है ना, तो बहुत सारी चीजें होती है, तो दैट्स वाई बच्चों जो संडे की जो जितनी भी क्लासेस है हमारी, जितने मौके लगेंगे, है ना, उसमें हम क्या करेंगे, अपने जो भी थोड़ी बहुत हमारी बीच में कहीं ना कहीं एक कमी टाइप से बोल सकते हो कि हम उतना आगे नहीं कर पा रहे हैं, वो पूरी करने की कोशिश करेंगे। खैर नमन भैया, कम टू द पॉइंट, मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। A measure of central tendency is a single value that is used to represent an entire set of data। कह रहे एक जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है, उसने साथ में घुसा दिया सेंट्रल टेंडेंसी के साथ वर्ड क्या, मेजर, ठीक है ना। अब वो बिकॉज उसने ऐसा क्यों किया है, वो बिकॉज यहाँ पे सीधा किसकी बात करना चालू करेगा, अर्थमेटिक मीन की बात करना चालू करेगा इधर, ऐसे इसलिए यहाँ पे क्या किया, मेजर को भी घुसा दिया। अब मेजर ऑफ सेंट्रल, हालांकि मैंने आपको बता दिया कि दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा। सेंट्रल टेंडेंसी एक सिंगल वैल्यू होती है, चाहे वो आपने किसके थ्रू निकाली हो, मीन के थ्रू निकाली हो, या मीडियन के थ्रू, चाहे तो मोड के थ्रू, है ना। तो मेजर क्या होता है, मेजर यानी कि उसको सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के तरीके, है ना, यानी कि उसको आप मेजर कैसे करेंगे, उसको मेजरमेंट कैसे करोगे, किन किन तरीकों से करोगे। अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ सिंगल वैल्यू, ये एक सिंगल वैल्यू होती है दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन एंटायर सेट ऑफ डेटा। उस सिंगल वैल्यू को आप पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज आल्सो नोन एज एवरेज, इसे क्या भी बोलते हैं, एवरेज भी बोलते हैं, और क्या भी बोलते हैं, मेजर ऑफ लोकेशन। मैं बताता हूं क्यों बोलते हैं इसको। जब आप सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करते हो विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिक मीन, और सबसे ज्यादा जो यूज होती है वो अर्थमेटिक मीन ही यूज होती है, तो दैट्स व्हाई अर्थमेटिक मीन को सिंपली हम मीन बोलते हैं, और मीन को क्या बोलते हैं, और भी डिस्काउंट करके क्या बोलते हैं, एवरेज, क्या बोलते हैं, एवरेज। दैट्स व्हाई बिकॉज सेंट्रल टेंडेंसी को मेजरली चंक में हम किससे ही कैलकुलेट करते हैं, अर्थमेटिक मीन से, तो इसको सिंपली इन्होंने क्या बोल दिया कि इसको, ये जो है ना सेंट्रल टेंडेंसी, इसको हम क्या भी बोल देते हैं, एवरेज बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, एवरेज। अब इसके बाद मीन के बाद अगर जो सबसे ज्यादा यूज होता है तो वो होता है मीडियन। कौन यूज होता है, और बच्चों मीडियन में अगर आपको हल्का फुल्का सा आपने कहीं और पढ़ा हो, तो मीडियन में, मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, और उससे पोजीशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, पोजीशन, यानी कि उसमें आप ना वो सिंगल नंबर को क्या कर रहे होते, लोकेट कर रहे होते, क्या कर रहे होते हैं कि वो किधर पड़ेगा, है ना, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है। अब देखो ये बच्चों इसकी स्टैट्स की थ्योरी इतनी टिपिकल है, मतलब टिपिकल इन द सेंस कि जब तक इसका न्यूमेरिकल नहीं करेंगे आपको मैं ये चीज भी नहीं समझा सकता कि ये पोजीशन क्या होती है, या उसको मीडियन को ऐसा पोजिशनल एवरेज क्यों बोलते हैं। भले ही मुझे पता है कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं तुम हाँ हाँ भी कर दोगे, ठीक है ना, और मतलब सच्चाई ये है कि तुम्हारे हाँ हाँ करने के बावजूद भी भले ही मैं तुम्हारे से पूछ लूंगा कि बच्चों तुम्हें समझ में आया, और तुम वापस से बोल दोगे हाँ, लेकिन एक्चुअल में तुम्हें समझ में नहीं आएगा, इस बात का मुझे भी पता है। जब तक मैं आपको मीडियन के न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा तुम उसे हकीकत में कर नहीं लोगे, ठीक है ना, बराबर से, ठीक है ना, इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में, कॉन्टिन्यूस सीरीज में, और अलग अलग सीरीज में, ओपन एंडेड में, क्यूमुलेटिव में, नॉन क्यूमुलेटिव में, इंक्लूसिव में, एक्सक्लूसिव में, जब तक आप नहीं कर लोगे तब तक आपको नहीं पता पड़ेगा कि पोजिशनल एवरेज क्या होता है। अभी इतना सुन के चलो कि मीडियन एक पोजिशनल एवरेज होता है, क्या होता है, पोजिशनल एवरेज, और उसमें हम नंबर को लोकेट कर रहे होते हैं, ठीक है ना, उसकी लोकेशन फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि किधर पड़ेगा। समझ में आ रही है। एवरेज में तो क्या होता है, एवरेज में पूरे डेटा को हम क्या करते हैं, पूरे डेटा को काउंट करते हैं, पूरे डेटा को उसको कंसीडर करते हैं, उसको सम करते हैं, देन उसको डिवाइड करते हैं, बाकी जो भी हमारे अलग अलग सीरीज में प्रोसीजर्स है वो लगाते हैं।
लेकिन मीडियन में ऐसे कैलकुलेशन नहीं होती। मीडियन में उसकी लोकेशन निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? लोकेशन निकाली जाती है। ठीक है, मैं बोल दूंगा n/2 + 1 टर्म और वो वगैरह सब कुछ करके, है ना, ऐसे असेंडिंग में डिसेंडिंग में करके मतलब नहीं बनता उसका कोई, है ना। आप चाहे तो इसको तो नक्की करके चलो, इसमें तो अगर कोई डाउट हो तो वो तभी पूछ लेना, लेकिन इसे चाहे तो आप होल्ड पे रख सकते हो। जब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वापस से एक बार आपको क्या करा दूंगा, इसको क्लियर कर दूंगा कि इसको लोकेशन क्यों बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी को। बिकॉज वहां पे हम सिंपल वन लाइनर में आंसर ये है कि हम वहां पे क्या करते हैं, लोकेट करते हैं। क्या करते हैं? लोकेट करते हैं, पोजीशन फाइंड आउट करते हैं। यस और नो? चलो, फॉलोइंग आर द 3 वाइडली यूज्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सबसे ज्यादा जो यूज होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए वो कौन कौन होते हैं? अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड। हमें ये पढ़ना है, ठीक है ना। हाँ बोलो। अच्छा, और अगर बात करें बच्चों अर्थमेटिक मीन की, तो अर्थमेटिक मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार से। बात समझ में आ रही है? मीडियन को हम बोल देते हैं ऐसे एमई, ठीक है। और मोड को हम डिनोट करते हैं जेड से। किससे डिनोट करते हैं? जेड से। वैसे तो बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब भी अभी इनके चैप्टर्स आएंगे वहां पे वो ऐसा लिखा हुआ होगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। मीन को किससे डिनोट करते हैं बच्चों? एक्स बार से, और मीडियन को एमई से, और मोड को जेड से, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है, बस एक लास्ट थियरी का टॉपिक है, उसके बाद हम सीधा न्यूमेरिकल पे आएंगे। अलग अलग सीरीज में सीरीज समझाऊंगा मैं आपको, और उसमें कैसे कैसे मीन मीडियन मोड हम निकालेंगे, ठीक है ना। क्लास में आपके पास एक प्रॉपर रजिस्टर होना चाहिए, जो क्लास का रजिस्टर हो, ठीक है ना। और अगर आप ऐसा कर रहे हो कि जो थियरी है कि जैसे आज है, आज की थियरी जाके आज ही कर लोगे, जो मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा वो न्यूमेरिकल कर लोगे, तो फिर ऐसा हो जाएगा कि क्लास में कुछ बच्चों की स्पीड स्लो रहेगी और कुछ बच्चों की स्पीड रहेगी फास्ट। तो जो फास्ट वाले बच्चे हैं वो ऐसा कर पाएंगे कि वो क्लास में ही क्या कर लेंगे, फेयर कर लेंगे। तो अपना क्लास रजिस्टर अप टू डेट रखना, स्टैट्स का अलग रजिस्टर बनाना, उसमें मत फेलना माइक्रो में, ठीक है ना। अलग रजिस्टर बनाना, और जिन बच्चों की स्पीड फास्ट है वो क्लास में अपना फेयर रजिस्टर मेंटेन कर लेंगे। सारे बच्चे अगर ऐसा करना चाहते हो तो सारे भी कर सकते हैं, अदरवाइज क्लास नोटबुक आपकी रहनी चाहिए यहाँ पे, जिसमें आप सॉल्व करेंगे और हैंड टू हैंड जाके उसे घर पे क्या करेंगे, फेयर में करेंगे आप, ठीक है ना। ये हमारी अप्रोच रहने वाली है। पहले ही बता दूं आपको, थोड़ा भी काम छोड़ा ना इसमें, चैट्स में थोड़ा भी काम छोड़ा, ये काम इतना इकट्ठा हो जाएगा कि तुम फिर जिंदगी में कभी पूरा नहीं कर पाओगे, बिकॉज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कराने वाला हूँ। तो डेली का काम डेली करना है। न्यूमेरिकल है, फिर पता नहीं आए पड़ेगा आपको, बीच में एक भी छुट्टी ली ना आपने तो फिर पता नहीं पड़ेगा। छुट्टी अगर लेनी भी पड़ जाए आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं ले सकते, अगर लेनी भी पड़ जाए पहली बात तो बता के लेना, और दूसरी बात अपनी टाइम से वीडियो मंगा लिया करो, ठीक है ना, कि जी हमारी, अदरवाइज छूट जाएगा तो फिर कोई समझ में नहीं आएगा। अब मेरे लिए बार बार पॉसिबल ये नहीं होगा कि हम बैक गियर मार के पूरी क्लास को मैं फिर वो समझाऊं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। खैर, ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस ऑफ एवरेज। एवरेज 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 के ऑब्जेक्टिव और फंक्शन, हम तो सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे थे, तो सेंट्रल टेंडेंसी के ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। बेटा अभी ये तो पढ़ा है आपको, सेंट्रल टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। देखो, उसका पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्रेजेंट ह्यूज डेटा इन समराइज्ड फॉर्म। जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है, जो एवरेज होता है, वो पूरे डेटा को, एक बड़े डेटा को समराइज कर देता है जस्ट किसमें, एक सिंगल नंबर में। किसमें? सिंगल नंबर में। क्लास में कितने भी स्टूडेंट हो, क्लास में 20 स्टूडेंट हो, 50 हो, 100 हो, है ना, 1000 हो, 1 लाख हो, तुमने अगर उनका एवरेज निकाला, उनका अर्थमेटिक मीन निकाला, तो कितना ही बड़ा डेटा हो, कितना ही फैला हुआ डेटा हो, कितना ही उसमें रायता फैल रखा हो, वो उस डेटा को समराइज कर देगा एक सिंगल वैल्यू में। समझ में आ रही है बात? तो यही तो इसका ऑब्जेक्टिव और फंक्शन होता है। इसका मकसद भी ये है, सेंट्रल टेंडेंसी का मकसद ये है कि हम एक ह्यूज डेटा को समराइज कर दे बहुत चंद नंबर्स में, और खासकर यहाँ पे तो एक ही नंबर में। से सुनो,
अरे किसी बच्चे का वेट कितना है, किसी का 40 है, किसी का 45, किसी का 50, 60 है ना, ये पूरा 40 की रेंज से जाकर के 80, 90 तक जाएगा। कितना तक जाएगा? 80, 90 तक। ऐसे सब बच्चों का वेट याद रख सकते हो? नहीं ना। अगर हम बोले क्लास का ऑन एन एवरेज वेट कितना है, 48, सब बच्चों को याद रहेगा। हाँ बोलो ना। एक बड़े डेटा को एक किसमें, एक सिंगल नंबर में लाके छोड़ दिया इसने। इसका ऑब्जेक्टिव भी ये है, मतलब हम एवरेज निकालते इसलिए है, सेंट्रल टेंडेंसी निकालते इसलिए ताकि बड़े डेटा को समराइज कर पाए, और इसका काम भी यही है। ऑब्जेक्टिव मतलब मकसद, और फंक्शन मतलब काम। ठीक है ना, कि क्या करता है, हम सेंट्रल टेंडेंसी को निकालते इसलिए ताकि समराइज कर सके, और इसका काम ही है कि ये क्या करता है, समराइज करता है। एक बात। दूसरा, टू मेक कंपैरिजन इजियर। अब इधर बगल में नैन्सी दीदी भी पढ़ाती है। अब उनके बच्चों का अगर वेट करने लग जाए तो मुश्किल से 23, 22 आएगा। कितना आएगा? 23 ऑन एन एवरेज करने लग जाए तो कितना आएगा? 23, 22। से नो, बिकॉज वहां पे नन्हे मुन्ने बच्चे आते हैं छोटे छोटे से नो। तो फिर हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते कि नमन भैया की क्लास के बच्चों का ऑन एन एवरेज वेट कितना है और नैन्सी दीदी की क्लास के बच्चों का ऑन एन एवरेज वेट कितना है। उसके बेसिस पे बहुत सारे डिसीजन ले सकते हैं, किसका ज्यादा है, किसका कम है। हाँ बोलो ना। अब मान लिया हमने किसी वो उधर बुलाया, ये लैंडलॉर्ड को बुलाया, ठीक है ना, तो अभी पता पड़ेगा ना कि लेंटर पे वेट ज्यादा कहाँ पे आ रहा है, इधर वाले रूम से जा रहा है लोड, उधर वाले रूम से ज्यादा लोड आ रहा है। हाँ बोले ना। तो फिर डिसीजन ले सकते हैं। मान लिया लैंडलॉर्ड ये बोले भाई साहब तुम अपने इधर वेट कम करो थोड़ा, ठीक है ना, तो उसे क्लास को हम 2 पार्ट में सेग्रीगेट, व्हाटएवर जो भी हम डिसीजन लेंगे तो वो आगे की चर्चा है। फिलहाल टू मेक कंपैरिजन इजियर, जो सेंट्रल टेंडेंसी है ये कंपैरिजन को क्या बनाती है, इजी बनाती है, और कंपैरिजन करने में काम में आती है। yes or no? इसका मकसद ये है, हम इसको करते ही इसलिए, निकालते इसलिए सेंट्रल टेंडेंसी को, बिकॉज, बोलो ना, बिकॉज हम क्या कर सके, कंपैरिजन कर सके। और इसका काम ही क्या है, ये कंपैरिजन करती है। कर सकते हैं ना आराम से, बिल्कुल। नेक्स्ट है टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। चलो थैंक गॉड मैंने इसी में बोल दिया ये पॉइंट। जब आप कंपैरिजन कर पाओगे तो उसके बाद क्या भी ले पाओगे। अरे अभी बोला था ना वो लैंडलॉर्ड बोले भाई साहब तुम्हारे इधर वेट लोड ज्यादा आ रहा है इधर से, तो इधर से कम करो, डिसीजन लो। हाँ बोलो ना, इससे डिसीजन भी ले सकते। क्या ले सकते हैं? जान दो भैया नहीं समझ में आ रहा, दूसरा एग्जांपल दो। लेट सपोज हमारी क्लास का ऑन एन एवरेज टेस्ट का अगर एवरेज आ रहा है आउट ऑफ 30 कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। मैं तुम्हें ऐसे, तुम जितने हंसी खुशी के साथ बैठे हो तुम, मैं तुम्हें बैठने दूंगा? हाँ बोलो ना। तुम्हारे पीछे करंट दौड़ाना पड़ेगा, तो यस और नो, या पूंछ में आग लगानी पड़ेगी, तभी तो आगे चलोगे। या फिर दूसरा तरीका ये है कि विकास सर की तुम्हें तुम्हें क्लास में जलील करना पड़ेगा। कुछ तो, कोई तो तरीका अपनाना, कुछ तो डिसीजन लेना पड़ेगा ना। अच्छा लेकिन अगर यही एवरेज कितना आ रहा होगा, समथिंग अराउंड 28 आ रहा होगा, तो क्या कीजिएगा? तो अकॉर्डिंगली डिसीजन ले जाएगा, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको अवार्ड दिए जाएंगे, रिवॉर्ड दिए जाएंगे, यस और नो, आपका सम्मान किया जाएगा, बहुमान किया जाएगा, यहाँ पे इधर बुला करके आपको इज्जत दी जाएगी। समझा कि नहीं समझा? इज्जत तो उसमें 9 में भी मिलेगी, लेकिन वो अलग टाइप की होगी थोड़ी इज्जत। ठीक है, तो टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, तो किस में हेल्प करती है? डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। नेक्स्ट, टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप। ओह माय गॉड, बच्चे शर्मा रहे हैं, ये क्या हो गया? अरे वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप, फिर तो भैया सही है, पढ़ा दो ना। हमारे भी कहीं बात बन जाएगी ना, वैसा नहीं है। ये कह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप मतलब रिश्ता एस्टैब्लिश करती है किसके बीच में? मीन, मीडियन, मोड के बीच में। कभी जिंदगी में आपने कोई एक रिलेशनशिप पढ़ी हो इनके बीच में? 3 मीडियन नहीं। हाँ, किसका किसका रिलेशनशिप है वो? मोड का रिलेशनशिप है। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ऐसे एक रिलेशनशिप होती है। ठीक है ना, तो ये रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश करती है बाकी दूसरों के बीच में। भैया यहाँ तो पूरी बात नहीं लिखी, अरे अपन लोग बता रहे हैं ना, अगर इधर पूरी बात लिखी होती तो फिर हमारी जरूरत क्या होती। मैं बता रहा हूँ, इधर इधर बहुत कट शॉर्ट में लिखा है इन्होंने कि ये क्या करता है, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है, लेकिन किसके बीच में? मीन, मीडियन, मोड के बीच में। ये आपस में मजा ले रहे हैं। ठीक है ना, मीन, मीडियन, मोड। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। नेक्स्ट, 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 बेसिस फॉर कंप्यूटिंग अदर मेजर्स लाइक डिस्पर्सन। ओ माय गॉड, ये क्या बोल दिया, ये बहुत अच्छी बात बोली। ऐसा है ना, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। बेसिस फॉर
कंप्यूटिंग अदर मेजर्स लाइक डिस्पर्सन। नमन भैया सीधा वो चालू कराओ ना, क्वार्टाइल डेविएशन, क्वांटाइल डेविएशन, है ना, वो आप फाइंड आउट कराओ हमारे को। डिसाइल, परसेंटाइल, स्टैंडर्ड डेविएशन कराओ, मीन डेविएशन पढ़ाओ हमें। अरे बेटा जब तक आप ये नहीं पढ़ोगे तो वो कैसे समझ में आएंगे। मैं अभी थोड़ी देर पहले यही तो बोला था आपको कि अगर आप ये नहीं पढ़ोगे तो आपको ना तो कोरिलेशन समझ में आएगा ना डिस्पर्सन समझ में आएगा। क्या बोला भैया, दोबारा बोलो। डिस्पर्सन क्या बोला आपने? नहीं नहीं भैया मत बोलो, ठीक है ना। हम अभी किस में, डिस्पर्सन में है। किस में है? हमें तो ये नाम ही सुन के डिस्पर्सन में जा रहे हैं हम। अरे बच्चों ऐसे नहीं करने का, वापस से सुनो। बेसिस फॉर कंप्यूटिंग अदर मेजर्स लाइक डिस्पर्सन, कह रहे हैं कि ये जो है ना मीन मीडियन मोड, ये बेस है। क्या है बोलो? जिसके ऊपर आप डिस्पर्सन, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर की बिल्डिंग बनाएंगे। कहने का मतलब ये है, अगर आप जिंदगी में मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, परसेंटाइल, डिसाइल, क्वांटाइल, ठीक है ना, और बाकी कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, ये आगे की चैप्टर्स, आगे के टॉपिक्स है, ठीक है ना। अगर ये निकालना चाहते हो तो ये निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? मीन मीडियन मोड, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करते आनी चाहिए। वो नहीं आते तो फिर वो भी नहीं आएंगे। दैट्स व्हाई तो मैं कोरिलेशन से चालू नहीं करा रहा हूं। अदरवाइज न्यूमेरिकल तो वो भी वहां से भी चालू करा सकता था और वो आपके एग्जाम में आना भी है मेरे ख्याल अभी हाल फिलहाल में, ठीक है ना। फाइनल से पहले तो सब पूरा हो जाएगा, फाइनल में तो सभी आएगा ना तुम्हारा, तो उससे तो पहले सब हो जाएगा। बेसिस फॉर कंप्यूटिंग अदर मेजर, ये बेस है। क्या कंप्यूट करने के लिए, क्या फाइंड आउट करने के लिए? अदर मेजर्स, मतलब जो अलग, जो दूसरे तरीके होते हैं ना, स्टैट्स के जो दूसरे तरीके होते हैं उनको निकालने के लिए ये बेस है। लाइक डिस्पर्जन, ठीक है ना। 10th चैप्टर होगा हमारा डिस्पर्जन। नेक्स्ट है टू नो अबाउट द यूनिवर्स थ्रू द सैंपल। और सेंट्रल टेंडेंसीज हमें किसके बारे में पता चल जाता है? यूनिवर्स। भैया हम मतलब त्रिलोकी ज्ञाता हो जाएंगे हम, जहाँ पे हमें हमारे पूरे इधर ज्ञान में 3 लोग झलकेगा पूरा। ना 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 बेटा, वो नहीं यूनिवर्स, वो वाला नहीं। यूनिवर्स समझो किसको बोलते हैं। देखो अभी ये जो यूनिवर्स है ये उधर एक्सप्लेन कीजिए करेगा, ये स्टार्टिंग वाले फेज में जो थियोरी है ना उसमें बताएगा यूनिवर्स क्या होता है। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि आपको मैं यहाँ पे थियोरी पढ़ाते पढ़ाते ही आपको बता दूंगा तो उधर आपको जमेगा कि हाँ यार, एकदम से वो क्लिक करेगा कि हाँ ये तो हम पढ़ के आए। यूनिवर्स क्या होता है? जो भी आपको डेटा दिया हुआ है, जो भी आपको डेटा दिया है उस कंप्लीट सेट ऑफ डेटा को बोलते हैं यूनिवर्स। क्या बोलते हैं? ये पॉपुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। जैसे अब क्या बोले, लेट सपोज मैं आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे मेजर कर रहा हूँ, जैसे आपका वेट, आपकी हाइट या आपके मार्क्स, है ना, आपकी ब्यूटी, आपका कॉम्प्लेक्शन, है ना, वो क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं जितने भी हमारी क्लास में स्टूडेंट है ये यूनिवर्स है। क्या है? या इसे पॉपुलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अब देखो ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसका ऑब्जेक्टिव और फंक्शन ये होता है एवरेज का या सेंट्रल टेंडेंसी का कि टू नो अबाउट द यूनिवर्स, ताकि हम किसके मतलब इसका मकसद ये होता है कि हम किसके बारे में जान सके? यूनिवर्स के बारे में, थ्रू द सैंपल। किसके थ्रू? देखो सैंपल क्यों बोल रहा है बेटा, अगर मैं 1 बाय 1 काउंटिंग करूं आपको, है ना, 1 बाय 1 आपको कंसीडर करूं, आपके बारे में डिटेल्स लूं, तो वो तो क्या हो जाएगी, एक टाइप से डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन टाइप से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पे हमने सब बच्चों के जो भी हम फैक्टर्स कंसीडर कर रहे हैं, मतलब उन्हें उनकी स्टडी करना चाहते हैं तो उन्हें कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो जो सेंट्रल टेंडेंसी एक सैंपल ही तो है, एक टाइप का। क्या है? मतलब एक नंबर पूरी क्लास को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे आपको एग्जैक्ट डिसीजन नहीं ले सकते हो आप, लेकिन एक मोटा मोटे तौर पे क्या ले सकते हो आप? डिसीजन ले। एक बात बताओ, अगर क्लास का जो ऑन एन एवरेज नंबर आ रहा है मार्क्स का, अगर वो 25 के बियॉन्ड जा रहा है आउट ऑफ 30, तो इसका मतलब मैं एक मोटा मोटी डिसीजन क्या लूंगा कि हमारी क्लास की परफॉर्मेंस बढ़िया चल रही है। भाई किसी के 29 होंगे, किसी के 28 होंगे, किसी के 24, 23, 21 इतने होंगे, तो मतलब ओवरऑल अबव 20 परफॉर्मेंस चल रही है, तभी तो वो एवरेज 26, 27 निकल के आ रहा है। से यस और नो? अगर ये एवरेज ही आ रहा है कितना, 4, तो क्या अभी भी बोलूं बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस चल रही है, ऐसा बोले? माइंड ब्लोइंग, जस्ट लुकिंग वाओ, हाँ सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, ऐसा बोलूं मैं? नहीं नहीं, मोटा माटी तो डिसीजन पता चल जाएगा। अरे मान लिया अगर मेरी भी कोई सुपीरियर अथॉरिटी है जिसको मेरे को जवाब देना होता है, लेट सपोज, ऐसे है नहीं, मतलब अगर मेरे को भी कोई जवाब देना हो कि क्लास की परफॉर्मेंस क्या चल रही है, तो आके मेरे को भी डांट लगाएगी कि नहीं लगाएगी? मतलब अगर कोई फीमेल है तो डांट लगाएगी और मेल है तो डांट, अरे छोड़ो जान दो, तुम यहाँ पे नहीं मत समझो। अगर तुम्हारी यही जो सब कुछ चल रहा है, ये सब कुछ स्कूल में चल रहा है, कहाँ पे चल रहा है? स्कूल में चल रहा है। स्कूल तो, और तुम्हारे जो सीटी हो रहे हैं, क्लास टेस्ट हो रहे हैं,
उसमें तुम्हारी परफॉर्मेंस वही आ रही है, उन्होंने एवरेज पूरी क्लास की 4 नंबर 5 नंबर, तो उधर आके बोलो प्रिंसिपल मैम आके बताओ पेज टाइट करेगी कि नहीं करेगी? तुम्हारे तो करेगी, साथ में किसके भी करेगी? टीचर के भी करेगी। से और नो? हाँ बोलो। कह रहे अब चलो मैं नहीं बोलता, रहने दो। हाँ जी, तो तुम्हारे तो पेज टाइट होंगे, टीचर के भी होंगे, बिकॉज टीचर भी तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? नहीं बोलो ना, उसे भी तो जवाब देना पड़ेगा ना, किसको? हाँ, प्रिंसिपल मैम को। और फिर प्रिंसिपल मैम को जवाब देना होता है किसको? चेयरमैन सर को। भाई स्कूल की क्लास की जहां से रिजल्ट निकलना है 11th 12th क्लास से, जहाँ पे लोगों में ऐसे जाना है, फोटोज जाएंगे आपके और पूरे स्कूल के बारे में एक इमेज बनती है, तो उन्हें भी तो इसके बारे में ख्याल रहेगा कि नहीं रहेगा कि क्लास की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। सही ऐसा नो? अगर उधर ही तुम ही ऐसे 4-5 में खेलते रहोगे तो तुम तो भाई लुटा दोगे किसके स्कूल को भी? जो चेयरमैन साहब का स्कूल है ना? हाँ, उनके स्कूल को भी क्या कर दोगे? बर्बाद कर दोगे। तो वो भी रिपोर्टिंग लेंगे कि नहीं लेंगे? ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इससे यूनिवर्स के बारे में पता चल जाता है। किसके बारे में? अच्छा एक चीज और बता दो, तुम्हें क्या लगता है बेटा, जो टॉप टॉप लेवल के जो लोग होते हैं, टॉप लेवल समझते हो? हाँ जी, रणवीर अलावादिया भाई। हाँ जी, टॉप लेवल वाले कौन लोग होते हैं? हाँ, ऊंचे लेवल वाले, मतलब ऊंचे लेवल वाले जो मतलब 1 फुट ऊंचे रहते हैं। तो मतलब लेट सपोज मैं इधर चेयर लगा करके इधर इस पे खड़ा हो जाऊं तो मैं टॉप लेवल हो जाऊंगा क्या? हाँ जी, टॉप लेवल वाले बेटा, वैसे तो 12th का बिजनेस का टॉपिक है, कोई बात नहीं। टॉप लेवल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल वाले वो लोग होते हैं जो जिनके पास अल्टीमेट पावर्स होती है। क्या होती है? आपके स्कूल में अल्टीमेट पावर किसके पास है? टॉप लेवल में कौन कौन लोग आते हैं? प्रिंसिपल मैम हो गई, राजीव सर हो गए, ठीक है ना, वाइस प्रिंसिपल टाइप के, मतलब 2-3 पोस्ट और होगी, ये 3-4-5 लोग आपके टॉप लेवल में आते होंगे। किसमें आते होंगे? अच्छा एक बता दो, क्लास के इतनी सारी क्लासेस है, इतने सारे सेक्शन है, सब सेक्शन है, तो वो सारे टीचर जाके इतने सारे बच्चों की रिपोर्ट देंगे, इस बच्चे के मार्क्स इतने हैं, और जाके अपना कहानी चालू कर देंगे, है ना, किसके दीपक के मार्क्स 9, है ना, सक्षम के कितने 10, और ऐसे आसिफ के इतने, और कृष्णा के इतने, और बाकी ऐसे वैष्णवी के इतने। तो क्या क्या समझेगा, क्या समझेगा बताओ? टॉप, और क्या तुम्हें तुम्हें क्या लगता है टॉप लेवल वाले इतने बिल्ले हैं कि टीचर की सारी बात सुनेंगे, वो पूरा अपनी राम कहानी गा के जाएगा और उन्हें याद भी रह जाएगी? बोलो ना। उन्हें तो क्लास की परफॉर्मेंस के बारे में जानना है, और ना ही उनके पास क्या है? टाइम है। ना ही उनके पास क्या है? टाइम है। तो कैसे कीजिएगा वो? अरे क्लास टीचर जाकर के पूरी क्लास की एक सेंट्रल टेंडेंसी बता के आएगा उसके मार्क्स की, तो उन्हें पता पड़ जाएगा। अभी वो बोलेगी सेंट्रल टेंडेंसी मार्क्स की ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स की आई है, लेट्स सपोज 16 आई है, कितनी आई है? तो इधर राजीव सर बोलेंगे बस तुम्हारी ये, तुम्हें क्लास टीचर बनाया है, तुमने ज्यादा कोई परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तुम्हारी इधर क्लास में। पहले भी इनका वो 15 15.5 ऐसा एवरेज आ रहा था, अभी कितना हुआ है? कोई क्लास की हालत बहुत सुधरी नहीं है। समझ आ रही है ना आपको बात? और मीडियोकरी अभी ऐसी आपकी परफॉर्मेंस आ रही है। उधर देखो, उधर हमने उनको क्लास टीचर बनाया, उनकी परफॉर्मेंस में 30% क्या हुआ? इम्प्रूवमेंट हुआ। उधर पहले बच्चों के ऐसे ही 15-16 आ रहे थे, उधर वो कितना ले गए? उसे 22-25 की रेंज में ले गए। समझ आ रही है बात? मोटा माटी वही डिसीजन पता पड़ जाता है। तो अब देखो, एक सेंट्रल टेंडेंसी से पूरे यूनिवर्स के बारे में पता चल जा रहा है। किसके बारे में पता चल जा रहा है? टू नो अबाउट द यूनिवर्स थ्रू द सैंपल। किसके थ्रू? भाई एक सैंपल ही तो है ये, इससे पूरे यूनिवर्स के पूरी पॉपुलेशन के बारे में पता पड़ जाएगा। और तुम वन बाय वन सबके बोलते रहना, क्या उन्हें कुछ भी समझेगा नहीं, वो हाँ हाँ करते रहेंगे बस बस। उन्हें भी ना कुछ पता पड़ेगा कि परफॉर्मेंस क्या चल रही क्या नहीं, क्योंकि कई बार ऐसे वैष्णवी जैसे बच्चों की, अग्रिमा जैसे बच्चों के बीच में 28-29 भी आ रहे होंगे। हाँ बोलो ना। और फिर बीच में वो ऐसा चुपके से वो ऐसा 2-3 वालों के भी नाम आ रहे होंगे, तो उन्हें कुछ समझेगा नहीं। हाँ बोलो ना। अरे बोलो ना। बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो तुम तो ऐसे ऐसे कर रहे हो भाई। पॉडकास्ट पॉडकास्ट देख के आए हो क्या आज? हाँ, या उसका देख के आए हो? कैरी मिनाटी का? अच्छा, चलो। हाँ जी, मुझे बताओ, ये यहाँ पे जो 6 पॉइंट लिखे हैं आपको समझ में आते कि नहीं आते? एक बार फिर गो थ्रू कर लीजिएगा, देन आगे चल रहे हैं। आपके पेरेंट्स लेने के लिए आएंगे? कितने बजे? बोला था आपने? फोन करोगे? नहीं, अगर अगर आपने बोला हुआ है तो फिर अभी छोड़ना पड़ेगा। मैं और नहीं बोला हुआ है तो फिर थोड़ा स्ट्रेच करेंगे क्लास को। हाँ,
वैसे 5 2 हो चुकी है। ये लो, बोल दो कि कॉल करके मतलब तभी आ जाएंगे। तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई? हाँ, होनी भी नहीं चाहिए। नहीं, तुम बोल के दिखाओ प्रॉब्लम है, पहले पूछना, ठीक है ना? हाँ जी, पढ़ लिया क्या आपने? डाउट पूछो जल्दी से, वरना फिर मैं तुम्हारे से पूछ रहा हूँ, फिर तुम्हें समझाना पड़ेगा। 6 पॉइंट में कौन सा समझ में नहीं आया? आगे सब समझ में? चलो जैन साहब आप बताओ, सेकंड लास्ट। ये ये सही है, यही समझा दो। हाँ जी, मसूद भाई आप समझाओगे? आसिफ। इसका मतलब मैं तुम्हारे चेहरे ठीक ठाक पढ़ पा रहा हूँ। हाँ, सेकंड लास्ट, basis for computing other measures like dispersion। बता रहा है कोई? बाबूजी? नहीं, क्यों? समझ नहीं आया? अरे मुझे लग रहा है मैं कितना भारी पढ़ा रहा हूँ। हो गई बात? हाँ जी, कौन बताएगा? अग्रिम आप बताओगे? हाँ, आगे के कॉन्सेप्ट अगर हमें समझने हैं तो उनको समझने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? सेंट्रल टेंडेंसी को पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, तभी हम आगे के क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो जैन साहब ये बता दो, सेकंड वाला बता दो, ऊपर से सेकंड, टू मेक कंपैरिजन इजियर। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे। हाँ बोल दो, कुछ भी अपने मन से बता दो एग्जांपल, कुछ भी भैया। वाह भाई, तुम नहीं मार खाने के, कुछ भी भैया। हम्म, या तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है या तुम बताना नहीं चाहते हो, क्या है? बोलो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं दोबारा समझाऊं, और बताना नहीं चाहते हो फिर आगे चलते हैं। हाँ बोलो, उसके पहले वाली कहानी बताओ ना, वो तो तुम ज्यादा आगे चले गए। एवरेज के बेसिस पे हम दो सेट ऑफ डेटा को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। क्या यार, इधर ऐसे कि शर्माने का क्या, इधर मुजरा कोई चल रहा है, तुम शर्मा रहे हो। कुछ भी एग्जांपल दे सकते हो भाई, दो क्लास के ऑन एन एवरेज हमने मार्क्स निकाल ली, तो उनमें कंपेयर कर सकते हैं कि किसकी परफॉर्मेंस बढ़िया चल रही है, किसकी परफॉर्मेंस। दो बच्चों के बीच में हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। मान लिया एक बच्चे ने 10 चैप्टर के टेस्ट दिए और दूसरे बच्चे ने भी दिए, तो ऑन एन एवरेज 10 जो चैप्टर्स के टेस्ट दिए उनकी एवरेज परफॉर्मेंस निकाल ली, और दो बच्चों को भी क्या किया जा सकता है, कंपेयर किया जा सकता है। कुछ भी बोल दो अपने मन से, तो पता नहीं लाखों करोड़ों एग्जाम्पल हो जाएंगे, तुम बोल देते बस कुछ भी। बोलो आगे चलने का कि वापस से इनमें से कोई पॉइंट बताने का भी पूछ लो? नहीं पूछना किसी को आगे। अब क्या करना है बच्चों, अपने को अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। क्या करना है? अब आप देखोगे इधर, तो जो अर्थमेटिक मीन होता है, हाँ जी, वो भी, उसके भी कितने बच्चे होते हैं आगे? 3 बच्चे होते हैं। कितने बच्चे होते हैं? एक सिंपल अर्थमेटिक मीन, दूसरा कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, और तीसरा वेटेड एवरेज अर्थमेटिक मीन। वन मोर टाइम, कितने बच्चे होते हैं? शुरू से आ जाओ। सेंट्रल टेंडेंसी के कितने बच्चे? 3। कौन कौन?
मीन, मीडियन, मोड। या मीन को हम अरिथमेटिक मीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ बोलो। अब जो मीन है, मीन के भी कितने बच्चे, ये कहाँ पीछे रहेगा जब इसके ऊपर वाले इसके जो प्रेडिसर है वही पीछे नहीं रहे। तो मतलब अक्सर ऐसा होता है ना कि ऊपर वाले के 2 बच्चे तो नीचे वाले के भी कितने होते हैं, कहीं ना कहीं वो फैमिली में मैसेज तो जाता है ना कि भाई 2 ही करने का। लेकिन इधर क्या है, ऊपर से प्रथा यही चल रही है, ऊपर से कितने 3। ठीक है ना, तो इधर नीचे आके अरिथमेटिक मीन के भी कितने बच्चे 3। सिंपल अरिथमेटिक मीन मतलब एक सिंपल बच्चा, एक कंबाइंड बच्चा, एक वेटेड एवरेज बच्चा। हाँ भैया, ये कंबाइंड का वो बताओ हिसाब किताब, ये क्या है कंबाइंड का। ठीक है ना, एक कंबाइंड का ट्विंस बोल सकते हो भाई। ठीक है ना। हाँ जी, सिंपल बच्चा, कंबाइंड बच्चा, नहीं नहीं कुछ और नहीं, क्या सिंपल बच्चा, कंबाइंड बच्चा, वेटेड एवरेज बच्चा। हाँ बोलो ना, थोड़ा इज्जत के साथ। सिंपल अरिथमेटिक मीन, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, वेटेड एवरेज अरिथमेटिक मीन। भाई इसने नहीं होश आने दी। ये देखो, नाम का ही सिंपल है ये। ये देखिए, ये बहुत खोटा है, खोटा। ठीक है ना, सिंपल अरिथमेटिक मीन तुम देखना, तुम देखो तो ये पूरा ट्री 3-3 का चल रहा है भाई। ऊपर से भाई एग्जाम्पल तो सेट करना होता है ना फैमिली में। अब यही प्रथा चल रही है तो आगे तक ही चल रही है। अब सिंपल के भी कितने बच्चे 3। सिंपल कह रहा है मैं भी कहाँ अरिथमेटिक से कम रहने वाला हूँ। सिंपल के भी कितने बच्चे, एक इंडिविजुअल बच्चा, एक डिस्क्रीट बच्चा और एक कॉन्टिन्यूस बच्चा। भैया ये बता कॉन्टिन्यूस वाला कौन सा है? अरे सारे बताएंगे अभी वापस से। एक कौन सा बच्चा, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। नमन भैया क्या होता है, अरे बोल रहा हूं ना, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। ये कौन सा है? हाँ जी, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज। आगे इंडिविजुअल के भी फर्दर कितने बच्चे, अभी जो 3 बच्चे हैं ना, ये तुम देख रहे होंगे, ये बारी बारी से क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। हाँ बोलो ना। एक तो डायरेक्ट बच्चा, डायरेक्ट बच्चा। दूसरा, बोल दो, तुम ही बोल दो, मैं क्या बोलूं। दूसरा शॉर्टकट बच्चा। भैया ये कौन सी टेक्निक है? अब मुझे क्या पता बच्चों, लेकिन हाँ आज नहीं तो कल तो बता ही दूंगा आपको। और तीसरा स्टेप डेविएशन बच्चा। कौन सा बच्चा? सेम एज डिस्क्रीट के भी 3 बच्चे, डायरेक्ट बच्चा, शॉर्टकट बच्चा, स्टेप डेविएशन बच्चा। और कॉन्टिन्यूस के भी 3 बच्चे, डायरेक्ट बच्चा, शॉर्टकट बच्चा और स्टेप डेविएशन बच्चा। बच्चे बच्चे, वैसे तो बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन अब यहाँ पे 3-3 की प्रथा है तो क्या ही कीजिएगा। वापस से सेंट्रल टेंडेंसी, इसके थोड़ा इसके भी ऊपर से आ जाओ, फील करो। सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी के कितने बच्चे 3। एक अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड। ये दोनों अंकल को तो साइड में रखो, इनको तो बारी बारी से बाद में देखेंगे, है ना, 9th चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, पहले 8th में किसको पढ़ना है अपने को, अरिथमेटिक मीन को। अरिथमेटिक मीन के फर्दर कितने बच्चे, 3 बच्चे। एक सिंपल अरिथमेटिक मीन, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, वेटेड एवरेज अरिथमेटिक मीन। ये सुनो नमन भैया, इनका क्या, इनको तो तुमने बिल्कुल आइसोलेशन में डाल दिया भाई। अब इनका मन बदल गया तो क्या कीजिएगा। ठीक है ना, इन्होंने आगे कोई अपना कार्यक्रम चालू नहीं रखा तो हम क्या करें, ये ऐसे ही अलग अलग है बस। ठीक है ना। अरे भाई तुम्हें नहीं पता, पहले होता था, पहले जो जमाना बहुत ऐसा सिंपल होता था। घर में एक की शादी हो जाए तो 1-2 ऐसे होते थे, बोल रहे हम नहीं करा रहे। ठीक है ना, तो ये उनमें से ही थे। कौन, कम नाम का कंबाइंड है, वो ऑलरेडी कंबाइंड है भाई, तुम उसकी शादी करा के क्या लोगे। ऑलरेडी कंबाइंड है, ये सिंपल सिंगल था, दैट्स व्हाई इसने रायता फैलाया। नेक्स्ट है, वो भी तुम देख लो, वो भी वेटेड एवरेज है, वो भी भारी है बहुत। ठीक है ना। तो जान दो, उनको नहीं ध्यान देने का, इधर ध्यान दो सिंपल अरिथमेटिक मीन पे। कौन बेटा, तुझे तो लग रहा है नुकसान में, तो उससे पूछ के देखना। उसका नाम ही क्या है, तो बोल देना उसका नाम ही क्या है, कंबाइंड। तुझे देखने में लग रहा है ऐसा कि ये नुकसान में रह गया, ये फायदे में है, अभी आगे समझेगा, बहुत भारी है ये। हाँ जी, वन मोर टाइम। सेंट्रल टेंडेंसी के, मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार, तुम क्यों नहीं बोलते। सेंट्रल टेंडेंसी के पहला अरिथमेटिक मीन, दूसरा तीसरा, दूसरे तीसरे को साइड कर दो, वो बात की बात है, पहले में घुस जाओ। अरिथमेटिक मीन के भी 3 बच्चे, पहला सिंपल अरिथमेटिक मीन, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, वेटेड एवरेज अरिथमेटिक मीन। है ना, 2 मैं बता ही चुका हूँ, कंबाइंड अपने आप में बहुत भारी है,
ठीक है ना, आगे का नुकसान मत देखो उसका, बस उसका फायदा फायदा देखो, साइड में कर दो उसे। वेटेड एवरेज भी नाम में ही वेटेड एवरेज है, ठीक है ना, उसको भी बाद में देखेंगे। इधर आ जाओ सिंपल में। सिंपल के भी कितने बच्चे? 3 बच्चे। कौन कौन? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। हाँ बोलो ना। ये सीरीज है बच्चों, क्या है? जैसे हम सिंपल अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो एक तो इंडिविजुअल सीरीज में निकालेंगे, अभी क्या होती है वो बाद में बताऊंगा मैं। दूसरा डिस्क्रीट सीरीज होती है, और तीसरा होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब तीनों ही सीरीज के 3-3 बच्चे, उनमें ऐसा मतलब ज्यादा कुछ याद करने लायक है नहीं है, याद तो कुछ भी नहीं करने का, जब भी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा ऑटोमेटिक प्रैक्टिस में आ जाएंगी ये सारी चीजें तुम्हारी। तीनों सीरीज के 3-3 मेथड है, मतलब ये जो नीचे चल रहे हैं ना, ये मेथड बच्चे हैं। कौन से बच्चे हैं? एक तो डायरेक्ट मेथड होता है, दूसरा शॉर्टकट मेथड होता है, तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड होता है। अलग अलग तरीके से हम अरिथमेटिक मीन यहाँ पे निकाल सकते हैं, जैसे कि डायरेक्ट मेथड से भी, शॉर्टकट मेथड से भी, और स्टेप डेविएशन मेथड से भी। लेकिन 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 मजे की बात यह है कि तीनों मेथड से आंसर क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। तो फिर फर्क किस चीज का है? फर्क है बेटा कैलकुलेशन का। किसका? आपको शुरुआत में ऐसा लगेगा कि भैया डायरेक्ट मेथड सबसे बढ़िया होता है, इसमें कुछ करने का ही नहीं होता है ना, उसमें कुछ फॉर्मुलेज वगैरह का यूज करना होता है, तो थोड़ा वो टिपिकल होते हैं। लेकिन जब तक आप मैच्योर बनोगे तो आपको इस चीज का अंदाजा लग जाएगा कि ये जस्ट दिखावा है डायरेक्ट मेथड, ये इसमें करना कुछ नहीं होता, लेकिन इसकी कैलकुलेशन बहुत हार्ड बन जाएगी एक टाइम पे जाकर के। तो वो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए शॉर्टकट मेथड लेके आया, और उसको और भी इजी करने के लिए स्टेप डेविएशन लेके आया। यस और नो? स्क्रीन पे से अगर ये सब कुछ हटा दूं तो क्या आप मेरे को टैली करा दोगे कि क्या क्या पूरा चार्ट क्या है? ठीक है ना, बिकॉज अगर आपको फ्लो ही नहीं पता पड़ेगा तो आगे नहीं चल पाएंगे बच्चे हम। ठीक है ना, वापस से सेंट्रल टेंडेंसी के कितने बच्चे? बच्चे 3 बच्चे, वैसे बच्चे 2 अच्छे लेकिन 3 है तो 3 देखेंगे। पहला अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड। किसको साइड कर दो? मीडियन और मोड को साइड करो। इस अरिथमेटिक मीन को इधर लाइमलाइट में लेके आओ बीच में, है ना, कैमरामैन फोकस करो, ठीक है ना। अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन के कितने बच्चे? 3 बच्चे। सिंपल अरिथमेटिक मीन, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, वेटेड एवरेज अरिथमेटिक मीन। ये दूसरा और तीसरा कौन है? दूसरा और तीसरा कौन है? कौन कौन है बोलो? एक तो कंबाइंड और एक अरिथमेटिक मीन, सॉरी वेटेड एवरेज। ठीक है ना, इसे क्या करो? साइड करो। कैमरामैन इधर फोकस करो, किस पे? सिंपल पे, है ना। सिंपल नहीं है ये, सिंपल नहीं है, नाम में सिंपल है, ठीक है ना। अरे कुछ लोग होते हैं छुपे रुस्तम होते हैं, उसके तो नाम में ठीक है, कंबाइंड है, वेटेड एवरेज है, ये छुपा रुस्तम है। इसके भी कितने बच्चे हैं? 3। इंडिविजुअल सीरीज, बोलो ना, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अभी किसको साइड करो? अभी डिस्क्रीट को और कॉन्टिन्यूअस को साइड करो। पिक्चर में लाइमलाइट में किसको लेके आओ? इंडिविजुअल सीरीज को। किसको? इंडिविजुअल सीरीज को। इंडिविजुअल सीरीज के भी कितने बच्चे? 3 बच्चे। एक डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। इन दोनों को साइड करो अभी। किसको? किसको बोलो? शॉर्टकट को और स्टेप डेविएशन को। लाइमलाइट में किसको लेके आओ? डायरेक्ट मेथड को। नेक्स्ट है बच्चों क्या? सीधा जो मैंने आपको फ्लो समझाया ना, इधर उसको थोड़ा भारी शब्दों में थोड़ा बता करके, है ना, इंग्लिश का ज्ञान पेल करके, और आगे चलते हैं। मीनिंग ऑफ अरिथमेटिक मीन, इतनी देर से मैं आपको यही बता रहा था, अरिथमेटिक मीन क्या होता है। अरिथमेटिक मीन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। जैसे मैं आपके टेस्ट के मार्क्स की बात कर रहा हूं, तो आप जितने भी बच्चे हैं क्लास में, उन बच्चों के टेस्ट में जो मार्क्स आए हैं उन सबको क्या कर लो? सम टोटल कर लो। क्या कर लो? है ना, वो सम टोटल करके जितने आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो उससे क्या कर दो? डिवाइड कर दो, तो एवरेज निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? यही मीन है बच्चों, यही क्या है? अरिथमेटिक मीन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द, ऑब्जर्वेशन क्या है? अरे बच्चों जिसकी भी हम स्टडी कर रहे हैं, जैसे अभी आप स्टूडेंट्स के मार्क्स की हम स्टडी कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे? ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। तो जिसकी भी हम स्टडी कर रहे हैं वो ऑब्जर्वेशन है। कुल मिला के सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसी को मीन बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं या अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। कोई शक? आगे, इट इज ऑर्डिनरली नोन एज मीन, आमतौर पर इसे क्या बोल देते हैं, और इसको किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से, मैंने आपको पहले ही बताया। सम कॉमन टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक मीन आर गिवन एज अंडर, सिंपल अर्थमेटिक मीन, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, वेटेड एवरेज अर्थमेटिक मीन। मैंने बोला ना लाइमलाइट में किसको लेके आओ, सिंपल वाले को, बिकॉज कंबाइंड की वेटेड एवरेज की तो बहुत बाद में जाके हम बात करेंगे, पहले तो हमें सिंपल में ही जितने सारे टॉपिक्स है वो पढ़ने हैं। अभी उनके अंदर भी बहुत सीरीज है अलग अलग टाइप की, वो भी देखेंगे। सिंपल अर्थमेटिक मीन, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अर्थमेटिक मीन, इट्स कंप्यूटेशन कैन बी डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग सीरीज। सिंपल अर्थमेटिक मीन को हम इन तीनों सीरीज में निकालेंगे। किस किस में बोलो बच्चों, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। बात करें अगर किसकी, इंडिविजुअल सीरीज की, तो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर भी कितने मेथड होते हैं, 3 मेथड होते हैं। देयर आर 3 मेथड्स टू कैलकुलेट द arithmetic mean in individual series. First one is direct method and the second one is shortcut method and the last one is step deviation method. नमन भैया देखो, आज देखो हम थोड़ा लोकल में बता रहे हैं, आपको हिंदी में बता रहे, राड हो जाएगी। सबसे पहले ये बताओ इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है। अरे बच्चों बता रहा हूँ ना अभी, ठीक है ना। हाँ, नहीं 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 भैया कहाँ बता रहे हो आप, हमें तो सामने से दिख रहा है, सीधा फॉर्मूला चालू हो गया, उसके बाद कार्यक्रम चालू होगा, अपना न्यूमेरिकल चालू होंगे, इंडिविजुअल सीरीज तो रह जाएगी। अरे रुक जाओ बच्चों, जब डेटा बिखरा हुआ होता है, जब डेटा बिखरा हुआ होता है, ठीक है, मैंने आपको एक पेपर दिया और उस पेपर पे बोला अपने अपने मार्क्स लिख दो, सब बच्चों ने अपना नाम लिखा और उधर अपने मार्क्स लिख दिए। ऐसे तो बच्चों मान ले, लेट सपोज, थोड़ा फर्ज करो कि ऐसे हमारे 3000 स्टूडेंट्स है। कितने स्टूडेंट्स है, 3000। तो मैं क्या देखूंगा उसमें, कैसे मैं क्या डिसीजन लूंगा कि क्लास की क्या परफॉर्मेंस कैसे वगैरह करके, बहुत मतलब अनऑर्गेनाइज्ड डेटा है। क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा है। ये होती है इंडिविजुअल सीरीज। क्या होती है, डेटा बिखरा पड़ा है। ध्यान से सुन लेना, सारी सीरीज आज ही बता रहा हूँ, है ना, ताकि आपको हेल्प मिलेगी आगे कार्यक्रम चालू करने में। अब ऐसा भी तो होगा बच्चों, मान लिया जैसे 15 मार्क्स है या 16 मार्क्स है या 20 मार्क्स है, कोई भी कितने, मतलब ऐसे भी मार्क्स रिपीट भी तो होंगे। लेट्स सपोज जो अग्रिमा के मार्क्स है उतने हमारे जैन साहब के मार्क्स है, उतने कृष्णा भाई के मार्क्स है। तो ये सुनो, कह रहे भैया करा दो ऐसा, हम तो चाहते हैं हम तो चाहते हैं ऐसा कि हमारे भी उतने मैच कर जाए। कोई बात नहीं बच्चों, मेहनत करोगे तो होएगा। हाँ जी, मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब मैं क्या कहना क्या चाहता हूँ, लेट्स सपोज अग्रिमा के 25 मार्क्स है, तो जरूरी है क्या बस केवल वो अग्रिमा के ही होंगे? ऐसे बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं ना जिनके 25 मार्क्स होंगे, से और नो। अब जितने भी मार्क्स आए हैं, लेट्स सपोज किसी बच्चे के 10 थे, 15 थे, 20, 25, 30 ऐसे करके, अब हमने उन्हें थोड़ा ना समेट लिया, जो रायता फैला हुआ था थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लिया। और ऑर्गेनाइज कैसे किया कि हमने ये देख लिया कि भाई 25 मार्क्स कितने बच्चों के हैं। अरे वो आप बचपन में लगाते होंगे ऐसे, टैली मार्क्स लगाते होंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे बंडल बनाते होंगे। तो ये सुनो, नहीं बनाते थे कभी बचपन में? किया होगा सर जब 7th 8th में होंगे, पिद्दी पिद्दी से जब। हाँ बोलो ना, वेरी गुड मैथ्स में, है ना। तो ऐसे टैली मार्क्स, सुनो, टैली मार्क्स लगा करके हम जो सीरीज होती है अनऑर्गेनाइज्ड, जो इंडिविजुअल सीरीज होती है उसे किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, डिस्क्रीट में। डिस्क्रीट में क्या होता है, देखो ऐसे रहेगा, जैसे यहाँ पे रहेंगे मार्क्स, क्या रहेगा, मार्क्स, और इधर रहेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और ये किससे बनता है बच्चों, ये इंडिविजुअल से बनती है। किससे बनती है, इंडिविजुअल तो बिखरी पड़ी थी, जैसे अभी आए कि 25 23 22 20 21, वापस से 25 आ गए, फिर 25 आ गए, अलग अलग बच्चों के, तो बिखरा पड़ा है डेटा। अब हमने ये देखा कि 25 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 25 मार्क्स 1 2 3 4 4 बच्चों के हैं, है ना। तो ऐसे मतलब ये तो टैली मार्क्स लगते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्टली करके दिखा देता हूँ आपको, तो सीधा लिख लेंगे हम, एक कॉलम हो रहा था बीच में टैली मार्क्स का, वो बचपन में, मतलब जो मैंने बताया ना आपको, जो मैंने थियरी स्किप कराई आपको, बेटा स्किप नहीं कराई है, कहने के लिए स्किप कराई है, तो यहीं पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। वहां तो रस्म पूरी करानी है उसकी, पढ़ाओ से यहीं पे रहा हूँ, क्योंकि यहीं पे समझ में आएगी वो। तो ये देखो थोड़ा डेटा क्या हो जाएगा, अब थोड़ा सिमट जाएगा डेटा। अब मान लिया हम ये बोल रहे हैं कि 20 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, तो ऐसा देखा हमने 3 बच्चों के है। 15 मार्क्स कितने बच्चों के है, 10 बच्चों के है, ठीक है ना। 10 मार्क्स कितने बच्चों के है, लेट सपोज ये आए 15। समझ में आ रही है बात, बस इतना ही था। देखो अभी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ रहे हैं यहाँ पे, 15 और 10 25,
और 3 28 और 4 32। लेट्स सपोज 32 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है? पहले इंडिविजुअल सीरीज में डेटा कैसा आ रहा होगा? ऐसे आ रहा होगा 25 20 15 10, फिर वापस से 15 रिपीट हो गया, फिर 10 रिपीट हो गया, फिर 20 आ गया, 25 आ गया, ऐसे ऐसे करके 32 स्टूडेंट्स के ऐसे मार्क्स लिख रहे होंगे। वो यार बिखरा पड़ा है ना, रायता सा फैल रहा है। उसे थोड़ा समेटा, समराइज किया, किसमें? डिस्क्रीट सीरीज में। किसमें? फिर हमने बोला 25 नंबर 4 बच्चों के है, 20 नंबर 3 बच्चों के है, 15 नंबर 10 बच्चों के और 10 नंबर 15 बच्चों के है। थोड़ा सिमट गया डेटा। और भी रैप अप कर दूं कैसे? और भी रैप अप कर दूं कैसे? 10 से 20 कितने बच्चों के है और 20 से 30 कितने बच्चों के? दो ही कॉलम में क्या हो जाएगा? 2 रो और 2 कॉलम, मतलब इधर 2 कॉलम में क्या हो जाएगा? सिमट जाएगा डेटा। अभी तो कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। हाँ बोलो ना, अभी कितने हो जाएंगे? 2 में सिमट जाएगा। उसे बोलते हैं बच्चों, जब वो रहता है क्लास इंटरवल, क्या रहता है? उसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। क्या बोलते हैं? है ना। डिस्क्रीट का मतलब सिंगल। हाँ तो भैया ऐसा क्या देख रहा हूँ? हमारे हमारे को बोल दो डिस्क्रीट, तू डिस्क्रीट है। अब वो तुम्हारा यार मैटर है। तुम इधर देखो, तुम भी यार कहाँ कहाँ दिमाग चला, इधर देखो ना। देखो डिस्क्रीट का मतलब सिंगल। यहाँ पे देखो सिंगल है कि नहीं है? मार्क्स सिंगल है कि नहीं है? हमने बोला 25 मार्क्स कितने के है? 4 के। 20 मार्क्स कितने हैं? 3 बच्चों के है। लेकिन जो कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस डिस्क्रीट नहीं है, वो सिंगल नहीं है, बिकॉज वहां पे तो एक क्लास इंटरवल आ रहा है। क्या आ रहा है? 10 से 20 इतने बच्चों के है और 20 से 30 इतने बच्चों के है। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ बोलो ना। बस यही होती है 3 सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में बता चुका हूँ क्या होता है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। बताया ना कि सारी चीजें यहाँ पे नहीं लिखी रहेगी, कुछ क्लास में बोल के बताएंगे। इंडिविजुअल सीरीज मैंने आपको बता दी क्या होती है, जहाँ पे डेटा अनऑर्गेनाइज्ड हो। ठीक है। उसके 3 मेथड है, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन। सीधा चालू करते हैं किससे? डायरेक्ट मेथड से। आज एटलीस्ट ये तो करा के भेजूंगा, बिकॉज मेरे को न्यूमेरिकल की शुरुआत करानी थी, आज ही मैं सोच के आया था, तो दैट्स व्हाई मैंने आपको थोड़ा स्ट्रेच भी किया है, इधर टाइम एक्सटेंड किया है। डायरेक्ट मेथड। बच्चों डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? बेसिकली वही आपको वो डेटा देके रखेगा, जैसे इधर इधर ऐसे ऐसे डेटा देके रखेगा, इन सब का टोटल कर लो और इन्हें काउंट कर लो ये कितने हैं, है ना। इनके टोटल को किससे डिवाइड कर दो? नंबर से डिवाइड कर दो, तो क्या निकल जाएगा आपको? इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड से क्या निकल जाएगी? मीन निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? मीन। इधर देखो कैसे निकालते हैं मीन को, सारे बच्चे बताओ किससे डिनोट करते हैं हम? एक्स बार से। तो इज इक्वल टू, लेट सपोज वो जो डेटा दिया है हमें, डेटा वो एक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो हम करेंगे समेशन ऑफ एक्स, बोले तो सिग्मा एक्स। सिग्मा का मतलब उनका सम टोटल करना, और डिवाइडेड बाय एन। एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड का मीन का फॉर्मूला क्या रहता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और उसको कट शॉर्ट में कैसे लिखेंगे हम? सिग्मा एक्स अपॉन एन, दैट इज एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। देखो इधर ये ऐसे लिखा है कि नहीं लिखा है डायरेक्ट मेथड में? मीन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। हियर सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन एंड एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तुम देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने इधर दिया है, बिखरा पड़ा है डेटा। कैसे? द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स, 10 बच्चों के यहाँ पे मार्क्स लिखे इन अ सिंगल सब्जेक्ट। अपना ही ले लेते हैं, स्टैट्स ही ले लेते हैं, इकोनॉमिक्स ले लो। कितने कितने हैं? एक बच्चे के 85 है, फिर 60 है, 50 है, 75, 55, 40, फिर देख पा रहे हो आप यहाँ पे 55 वापस से क्या हो गया? रिपीट हो गया। अगर ये डिस्क्रीट सीरीज होती तो ऐसा ना होता यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन ये बिखरा हुआ डेटा है, अनऑर्गेनाइज्ड है। 70, 45, 65, है ना, ऐसे 10 बच्चों का है। तो आपने को मीन निकालना है, बोल रहा है कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। डीएम से क्या निकालना है आपको? अरिथमेटिक मीन। डीएम से एएम निकालना है। क्या निकालना है? डायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो कैसे निकालिएगा? सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स कैसे कीजिएगा? सबका टोटल कर लो, यस और नो। और एन कितना आएगा? 10 आएगा, बिकॉज उसने बोला तो है कि 10 स्टूडेंट नहीं है, इस पे ध्यान नहीं देते तो काउंट कर लो, देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो भी टोटल आएगा, है ना, उसको क्या कर देंगे हम? किससे डिवाइड कर देंगे? 10 से डिवाइड कर देंगे, तो मीन आ जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। प्रेजेंटेशन कैसे देनी है बच्चों इसकी।
इधर देख लेना। सॉल्यूशन 1 हेडिंग डालेंगे आप, कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन। ठीक है ना। सिग्मा एक्स इज इक्वल टू, नंबर नोट करे थे आपने? चलो बोलो मेरे को। 85, 60, 50, 75, 55, 40, 55, 70, 45, 65। ठीक है, ये बच्चे बता रहे हैं कि कितना आ गया है, 600 आ गया। एंड n इज इक्वल टू व्हाट? वेरी गुड। n हमारा कितना है? n इज इक्वल टू 10। वी नो दैट, क्या जानते हैं आप? मीन x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x की वैल्यू बच्चे 600 और n की वैल्यू कितना? 10, तो कितना आ गया? 60। हेंस x बार इज इक्वल टू 60 आंसर। हाँ जी, ऑन एन एवरेज क्लास की जो परफॉर्मेंस है, ये जो एवरेज मार्क्स है वो 60 है बच्चों। कितने हैं? 60। इसका मतलब ठीक ठीक है, बस मीडियोकर परफॉर्मेंस है। हाँ बोलो ना। देखो, जब वो बोल रहा था कि एक बच्चे के 85 मार्क्स है, किसी के 60, 50, 75, 55, 40, 55, अपने को क्या पता चल रहा है? कभी कम हो जा रहे हैं मार्क्स, कभी ज्यादा हो जा रहे हैं। लेकिन जब हमने एक नंबर पे लाके छोड़ दिया तो हम एक डिसीजन ले सकते हैं, हाँ भाई क्लास की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है तो बहुत ज्यादा बुरी भी नहीं है ना, ठीक ठाक है। इम्प्रूवमेंट के चांसेस है या नहीं है? बहुत है यार। अभी तो कितना है, 40% इम्प्रूवमेंट, अभी मतलब 40% का गैप है आउट ऑफ 100। यस और नो? हाँ जी। और यहाँ से तो एटलीस्ट आप कितना तो ग्रो कर सकते हो, 60%। अगर 60 पे लगाओगे तो इसके ऊपर 60% से ज्यादा भी क्या कर सकते हो ग्रोथ के, अभी यहाँ पे चांसेस है। अरे 6 6 36 होते हैं, छोड़ जानता तुम्हें नहीं समझेगा, पहले इतना ही समझो। मुझे बताओ, मीन निकालने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना, कोई डाउट तो नहीं है? ऐसे मीन निकाल लोगे किसमें? इंडिविजुअल सीरीज के डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, नेक्स्ट आओ बच्चों। चलो आज नहीं करते हैं, नेक्स्ट ज्यादा हो जाएगा, अभी टाइम भी हो गया। कल ना, कल हम कितने बजे मिलने वाले हैं? 10:30। और 10:30 से लगभग, हाँ, 12:30 तक और 1 तक बोल के आना, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। कल काफी हद तक करेंगे इसमें, काफी हद तक। समझ में आ रही है बच्चों बात? तो मौका लगा तो बीच में क्या भी कर लेंगे, टेस्ट कॉपी भी चेक कर लेंगे। ठीक है ना, अगर मौका लगा तो। अदरवाइज ये काम पूरा करके लेके आना, ठीक है ना, क्योंकि आगे फिर रह जाएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों, कल मिलते हैं 10:30।